स्वागत है आज हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी की। आप कह सकते हैं यूपीपीएससी के लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपका ARO हो गया, यूपीपीएससी का प्री हो गया आपका, ठीक है, या फिर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनमें थोड़ा अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट की, ठीक है। कुछ हिस्टोरिक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ और उनको सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको पढ़ाई की और ज़रूरत है, लेकिन अगर आप 8-9 क्वेश्चन या 10 प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो प्रश्न कौन से हैं। प्रश्न कौन से हैं, देखिए पहला प्रश्न है, पूछा गया है वेदों के अनुसार राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करना निम्नलिखित में से किस यज्ञ से संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। पहले क्या होता था, राजा क्या करता था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जो है एक रथ दौड़ का आयोजन करता था। ये कौन से यज्ञ के थ्रू होता था, कौन सा यज्ञ इससे जो है संबंधित होता था। तो इसका सही जवाब वो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ में क्या होता था, राजा जो है अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर अश्वमेध यज्ञ की हम लोग बात करें तो अश्वमेध यज्ञ में क्या रहता था, रामचंद्र जी ने किया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ होता था। राजा द्वारा क्या होता था, अपने साम्राज्य की जो सीमा की वृद्धि होती थी उसको वृद्धि करने के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। फिर वो घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता, अगर मान लीजिए बगल में कोई साम्राज्य होता और अगर उसने घोड़े को बांध दिया तो उन दोनों के बीच में युद्ध होता, जो जीतता उसका वो साम्राज्य हो जाता। तो ये अश्वमेध यज्ञ जो है बहुत ही पौराणिक यज्ञ है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। हम लोग अगर बात करें पुरुषमेध यज्ञ की, तो पुरुषमेध यज्ञ क्या होता था, इसमें क्या रहता था, राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ एवं विद्वान पुरुष की जो है बलि का प्रावधान था। मतलब अपने जो राजनीतिक वर्चस्व, अपना राजनीतिक दायरा बढ़ाने के लिए राजा क्या करता था, किसी स्वस्थ व्यक्ति होता था और विद्वान भी होता था, मतलब एक स्वस्थ और विद्वान व्यक्ति की बलि दी जाती थी। फिर अगर हम लोग बात करें राजसूय यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ की अगर बात करें तो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। ये जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तब राजसूय यज्ञ होता था। इसके अलावा और भी कई यज्ञ हैं, जैसे आप देख लीजिए, एक होता है अग्निष्टोम यज्ञ। आप लोग याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ और हो सके तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। तो अग्निष्टोम यज्ञ में क्या होता था, इसमें क्या होता था, पापों के क्षय एवं स्वर्ग की ओर जाने की एक नाव के रूप में ये जो है वेदों में वर्णित है। और एक आपका यज्ञ होता था सौत्रामण यज्ञ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ सौत्रामण यज्ञ। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण यज्ञ था। इसमें क्या होता था, इस यज्ञ के दौरान जो है पशु और सुरा की जो है बलि दी जाती थी। पशु और सुरा की जो है बलि का प्रावधान था, ठीक है। मतलब यज्ञ में जो है पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी, बलि ही कह सकते हैं, या आहुति अलग चीज होती है, आहुति दी जाती थी, ठीक है। ये इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का जो आयोजन किया जाता था वो वाजपेय यज्ञ द्वारा किया जाता था। इसमें इसका जो है इससे ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विष्णु के अवतारों में वाराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। वाराह का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऑप्शन दे रखे हैं, चारों वेद दे रखे हैं। वाराह अवतार के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, ये विष्णु का अवतार था, ठीक है। इसका जो उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। फिर हम लोग बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु प्रशासन को विभिन्न खंडों में विभाजित किया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु प्रशासन को विभिन्न खंडों में विभाजित किया था। मौर्य प्रशासन के स्तरीय खंडों के अंतर्गत 400 ग्रामों के समूह को कहा जाता था। मतलब मौर्य प्रशासन में जो एक स्तरीय खंड बनता था उसमें जो 400 ग्रामों का समूह होता था उसको क्या कहते थे, ये पूछा गया है। संग्रहण ऑप्शन में दे रखा है, खारवटिक दे रखा है, द्रोणमुख दे रखा है और स्थानीय दे रखा है। चंद्रगुप्त का जो प्रशासन व्यवस्था थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, बड़े ही अलग तरीके से उसने अपने प्रशासन को तय कर रखा था। इसके थ्रू जो सही जवाब है इसका 400 ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था, द्रोणमुख कहा जाता था, ठीक है।
400 ग्रामों के समूह को हम लोग द्रोणमुख बोलते थे। अब यहाँ पे जैसे आपका संग्रहण दे रखा है, तो संग्रहण क्या होता था, इसमें 10 ग्रामों के समूह को जो है संग्रहण कहते थे। खारवटिक की अगर हम लोग बात करें तो खारवटिक में क्या रहता था, 200 गांवों का जब समूह होता था तो इसे हम लोग खारवटिक बोलते थे। फिर आपका जो बात करें स्थानीय की, तो स्थानीय की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा यही होता था, 800 ग्रामों के समूह को जो है स्थानीय बोला जाता था। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या है, इसमें आपके सम्राट दे रखे हैं और उनकी उपाधियां दे रखी हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है और यहाँ पे कूट दे रखे हैं, इनमें से आपको जो है चुनाव करके सही उत्तर बताना है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपका जो है यूपीपीएससी प्री में जो है 2015 में इसको पूछा गया है। आप लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, इसको देखते ही आप लोगों को कर लेना चाहिए। ये सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए अशोक दिया हुआ है, उपाधि पराक्रमांक दी है, समुद्रगुप्त की उपाधि प्रियदर्शन दी है, चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि क्रमादित्य दी है, स्कंदगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य दी है। ये देखते ही पता चल गया आपको गलत है। अगर आप लोगों को सही करना है तो आप सभी लोगों को एक बात तो पता होगी कि जो चंद्रगुप्त सेकंड थे ये किस नाम से फेमस थे, इनकी उपाधि क्या थी, विक्रमादित्य थी, यानी कि सी का 4 होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं तो हमें यहाँ पे सी का 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में ही मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। इस प्रकार से हम लोग थोड़ा और वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे देखिए अशोक को हम सभी लोग जानते हैं कि किस नाम से जानते थे, प्रियदर्शन नाम से जानते थे, तो ए का 2 हो जाएगा प्रियदर्शन। और समुद्रगुप्त की बात करें तो बी का 1 है, यानी कि समुद्रगुप्त पराक्रमांक, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी आपका बचा स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त का बात करें तो स्कंदगुप्त को हम लोग क्रमादित्य के नाम से जानते थे। आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तमाम कहानियां सुन रखी, तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था और 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा उसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया गया था। इस घटना का वर्णन किसमें मिलता है? लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था, आप लोग जानते हैं। फिर क्या हुआ था, 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इनके राजधानी पर जो है लखनौती जो थी उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था। अब इस घटना का वर्णन पूछा गया है, किसमें है? ऑप्शन दे रखा है, तबकात-ए-नासिरी, गीत गोविंद, पवनदूत, ब्राह्मण सर्वस्व। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, तबकात-ए-नासिरी में जो है इसका वर्णन मिलता है कि कैसे नष्ट कर दिया था। ठीक है, इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो इसके लेखक थे मिन्हाज। नोट कर लीजिएगा आप लोग, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये। ठीक है, मिन्हाज इनके लेखक थे। ठीक है, और अगर गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव जी। क्लियर है। पवनदूत की बात करें तो पवनदूत जो है धोई इनके लेखक थे, धोई नाम था उनका। ब्राह्मण सर्वस्व की बात करें, ठीक है, तो ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक थे हलायुद्ध। हलायुद्ध के बारे में शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये क्या थे, ये लक्ष्मण सेन का जो है मुख्यमंत्री हुआ करता था। मुख्यमंत्री कह सकते हैं या फिर आप प्रधान न्यायाधीश भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। और लक्ष्मण सेन के बारे में मैं आपको बता दूं, श्रीधर जो थे ये भी पूछा जाता है। श्रीधर जो है इनके दरबारी कवि थे श्रीधर जी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, लक्ष्मण सेन का इनका कार्यकाल जो था आपका 1179 से लेकर के करीब 1205 तक था। और ये जो है बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी थे। 1179 में ये गद्दी पर बैठे थे। इनका शासन जो है संपूर्ण बंगाल पे था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बंगाल की प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट एक अन्य राजधानी जिसका नाम था लक्ष्मणवती, ये जो लखनौती है ये लक्ष्मणवती थी। ठीक है, इसकी स्थापना की थी। और ये जो है बड़े विद्वान टाइप के आदमी थे, इनको बहुत ज़्यादा जानकारी थी। इनके पिता जो थे बल्लाल सेन, इन्होंने एक ग्रंथ आरंभ किया था जिसका नाम था अद्भुत सागर। ठीक है, वो ग्रंथ का नाम था अद्भुत सागर, ये जो है ग्रंथ था। ठीक है, इनके पिताजी जो थे बल्लाल सेन, इन्होंने इस ग्रंथ को प्रारंभ किया था, लेकिन इसको पूरा किसने किया था? इसको पूरा किया था लक्ष्मण सेन जी ने। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं, ये जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे।
लेखों में जो है इनको जो है परम भागवत की उपाधि दी गई थी। नोट कर लीजिएगा आप लोग, इनको लेखों में जो है परम भागवत की उपाधि से जो है नवाजा गया था। ठीक है, और क्या है, एक आप लोगों ने सुन रखा होगा लक्ष्मण सम्मत। ठीक है, ये भी पूछा जाता है लक्ष्मण सम्मत। तो लक्ष्मण सम्मत जो था, इसका प्रचलन किन्होंने किया था? इनका प्रचलन जो है इन्होंने ही किया था, लक्ष्मण सेन ने ही जो है लक्ष्मण सम्मत का प्रचलन किया था। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? यहाँ पे करता है होना चाहिए। ठीक है, अर्घट्टा क्या है? अर्घट्टा के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। ऑप्शन में दे रखा है बंधुआ मजदूर, कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, या फिर भूमि की सिंचाई हुए तो प्रयुक्त किए जाने वाला जलचक्र या फिर पहिया। तो अर्घट्टा क्या था? अर्घट्टा ये है, या यूं कहें तो एक फारसी पहिया था जिसका प्रयोग खुले कुओं में पानी निकालने में किया जाता था। क्या करते थे, एक पहिया टाइप का होता था, खुला कुआं रहता था, जानवरों की मदद लेकर के उसको घुमवाते थे। जब घुमवाते थे तो पानी का निकास होता था, पानी निकलता था। तो अर्घट्टा क्या था? भूमि की सिंचाई हुए प्रयुक्त किए जाने वाला एक जलचक्र या फिर पहिया था। फारसी पहिया याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? देखने में तो बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है। ऑप्शन दे रखा है 1910, 1911, 1919, 1927। देखिए, अच्छा आप लोगों को पता है कि जब दिल्ली भारत की राजधानी नहीं हुआ करती थी तब भारत की राजधानी क्या था, कौन सी थी? पता है? मैं बताता हूँ। भारत की राजधानी तब कौन सी हुआ करती थी? तब भारत की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 में एक घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली बनाई जाएगी। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 में। ठीक है, तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 में बनी, याद रखिएगा आप लोग। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, 1927 में क्या हुआ था? 1927 ये जो दे रखा है इसमें क्या हुआ था? 1927 में क्या हुआ था? इसको एक नया नाम दिया गया था, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली आप लोग जानते होंगे ना, पुरानी दिल्ली है ये, नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली का नामकरण इसका जो है 1927 को हुआ था। और बता दूं मैं आपको, 13 फरवरी 1931 में इसे एक नई राजधानी के रूप में इसका उद्घाटन किया गया था, न्यू दिल्ली का। ठीक है, क्लियर हो गई बात आप लोगों को? याद रखिएगा। फिर देखते हैं स्वाधीनता संग्राम के समय की कुछ प्रमुख कृतियों में से गीता रहस्य के लेखक कौन थे? में दे रखा है राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का उत्तर जिसे नहीं पता तो मैं कहूंगा उसे कुछ नहीं आता। आप लोग पहले एक सीरियल देखते रहते होंगे, शक्तिमान। ठीक है, SHAKTIMAAN, शक्तिमान। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि गीता रहस्य के लेखक कौन थे। ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। गीता को ही केवल पता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने जो है गीता रहस्य को लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में जनपद के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। सम्राट सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायाधीश होता था। इसी क्रम में दो प्रकार की अदालत की व्यवस्था की गई थी। दीवानी अदालत, जिसे धर्मस्थीय के नाम से जाना जाता था। फौजदारी अदालत को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ऑप्शन में दे रखा है कंटक शोधन, संचारा, एग्रोनोमई या फिर महामापाया सर्प। देखिए, मौर्य साम्राज्य मैं पहले भी बता चुका हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत ही अच्छा जो है न्याय की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे दे भी रखा है कि न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। फिर सम्राट जो है सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायाधीश होता था। दो प्रकार की अदालत की व्यवस्था की गई थी। एक तो आपकी दीवानी अदालत हो गई जिसे धर्मस्थी कहा जाता था। दूसरी आपकी फौजदारी अदालत हो गई जिसको पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, फौजदारी अदालत को कहा जाता था क्या? कंटक शोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और कंटक शोधन जो होता था, इसका प्रमुख जो होता था उसे प्रदेष्टा बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रदेष्टा। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो दीवानी अदालत दे रखा है, धर्मस्थी जिसे कहा जाता था। ठीक है,
तो धर्मस्थी क्या हो, धर्मस्थी में जो है दीवानी अदालत धर्मस्थी होता था, इसका जो प्रमुख होता था इसको क्या हम लोग बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे व्यावहारिक। इसको क्या हम लोग बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे व्यावहारिक। क्या बोलते थे, व्यावहारिक, व्यावहारिक बोलते थे इसके प्रमुख को। संचारा दे रखा ऑप्शन में, मैं सारे ऑप्शन क्लियर करा देता हूं आप लोगों को, याद रखिएगा। संचारा क्या होता था, संचारा जो है भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। क्या होते थे, भ्रमणशील गुप्तचरों को बोला जाता था संचारा। अब एग्रोनमयी की बात करें तो एग्रोनमयी क्या होते थे, एग्रोनमयी क्या होते थे, मौर्य साम्राज्य में जिले या फिर जनपद को एक विशेष ये विषय कहते थे या फिर आहार कहते थे। मौर्य साम्राज्य में जिले को जो है विषय बोलते थे या फिर आहार बोलते थे। इनके जो प्रमुख होते थे वो विषयपति होते थे। विषयपति को ही एग्रोनमयी संज्ञा जो है मेगस्थनीज ने दी थी। ठीक है, मेगस्थनीज जो आया था उसने जो है विषयपति को एग्रोनमयी कहा था। ठीक है, तो एग्रोनमयी कौन हो गए, एग्रोनमयी हो गए आपके जिले या जनपद के जो है प्रमुख हो गए। क्लियर हो गया। अब ऑप्शन आप पर्याप्त सर्प, महापर्याप्त सर्प क्या है, महापर्याप्त सर्प भी एक बड़ी चीज है, मैं आपको बता देता हूं। मौर्य साम्राज्य में जो है गुप्तचर की मैंने बात की है, तो गुप्तचर जो है दो प्रकार के होते थे। पहला प्रकार आपका होता था जिसे हम लोग बोलते हैं संस्था। ठीक है, संस्था में क्या होता था, एक ही स्थान पर रहकर जो है जो गुप्तचर कार्य करते थे उन्हें हम लोग संस्था बोलते थे। और दूसरे आपके होते थे संचारा, मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ आपको। जो भ्रमणशील गुप्तचर होते थे उन्हें हम लोग संचारा बोलते थे। अब ये दो जो गुप्तचर हो गए, इनके एक हेड होता था, जो इनका प्रमुख होता था उसे बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, महापर्याप्त सर्प। ठीक है, ये इनका गुप्तचर का प्रमुख होता था। हम लोग कह सकते हैं कि ये गुप्तचर प्रमुख होता था। ठीक है, दोनों संस्थाओं का जो है गुप्तचर प्रमुख होता था। याद रखिएगा ये चीज़, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। फिर आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। अकबर के नवरत्न सभी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो लोग जान लेंगे आज। ऑप्शन में दे रखा है अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, मोहम्मद हुसैन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद हुसैन कौन था, ये अकबर का एक प्रिय लेखक था। ठीक है, अकबर का प्रिय लेखक था, ये अकबर को बहुत प्रिय था। अब मैं आपको बता दूं, लेखन की एक कला होती थी जिसको बोलते थे नस्तालीक। ठीक है, नस्तालीक, ये इसमें बहुत ही निपुण था। ये जो मोहम्मद हुसैन था ये नस्तालीक शैली में बहुत ही कुशल था। नस्तालीक क्या होती है, एक प्रकार की इस्लामिक जो है कैलीग्राफी की प्रमुख पद्धति है, जिसे जानता है अकबर ने क्या किया था, मोहम्मद हुसैन को जो है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जरीने कलम से नवाजा था। ठीक है, जरीने कलम की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, सम्मानित किया था। अब जरीने कलम की बात करें तो जरीने कलम का मतलब क्या होता है, एक स्वर्णिम लेखनी। ठीक है, प्रिय लेखक था, नस्तालीक जो है लिपि की उसको बहुत ही अच्छी शैली की जानकारी थी, और उन्होंने उनको जो है जरीने कलम कहना कोई गलत थोड़े ना है भाई, स्वर्णिम लेखनी है उनकी तभी तो है। बाकी अबुल फजल की बात करें, ये इनके नवरत्नों में से एक थे। अबुल फजल क्या थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आईने अकबरी एवं अकबरनामा की रचना की थी। आप लोग याद लिख लीजिएगा, आप लोग आईने अकबरी एवं अकबरनामा की रचना की थी। फैजी की बात करें तो फैजी क्या है, इन्होंने क्या किया था, इनका योगदान ये रहा था, इन्होंने लीलावती का जो है फारसी में अनुवाद किया था, और इन्हीं की निगरानी में जो है महाभारत का जो है भी जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। राजा मानसिंह के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये एक प्रकार का उच्च मनसबदार था, बड़ा ही उच्च अधिकारी था। इसके अलावा और बात करें, इनके महान कवि थे, और इन्होंने क्या किया था, बाबरनामा का जो है तुर्की में अनुवाद किया था। आप लोग लिख लीजिएगा, अब्दुल रहीम खानम खाना ये महान कवि थे, और बाबरनामा का जो है तुर्की में इन्होंने अनुवाद किया था। फिर बात करें जिनको सब लोग जानते हैं, बीरबल की। ठीक है, बीरबल की बात करें तो बीरबल अकबर के दरबार में एक हिंदू सलाहकार थे। ठीक है, हिंदू सलाहकार थे और इनके मुख्य सेनापति थे। इनको जो है, इनका वास्तविक नाम क्या था आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी ऋतिक रोशन वाली, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। इनका वास्तविक नाम था महेश दास। ठीक है, महेश दास नाम था, अकबर नाम था, जोधा अकबर नाम था उस मूवी का, उसमें आप लोगों ने देखा होगा महेश दास जी के कारनामे। तो इनका मेन नाम जो है, मुख्य नाम था, वास्तविक नाम था महेश दास। और जो बीरबल है, ये अकबर ने इन्होंने उपाधि दी थी बीरबल की, क्योंकि इनको
बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज थी, बहुत ज्ञानी थे। तो एक हिंदू सलाहकार थे एवं मुख्य सेनापति थे अकबर के दरबार में। और एक थे आपके राजा टोडरमल क्या थे, ये वित्त मंत्री थे राजा के, अकबर जी के जो वित्त मंत्री थे टोडरमल जी। और इनको जो है दीवाने अशरफ की उपाधि दी थी। दीवाने अशरफ, भाई वित्त मंत्री थे तो अशरफियों का खेल रहता था, तो दीवाने अशरफ की उपाधि राजा ने इन्हें दी थी। और एक थे तानसेन, इनके बारे में भी आप सभी लोग जानते होंगे। तानसेन का जो असली नाम था, क्या था इनका असली नाम? तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे। ठीक है, पंडित जी थे ये क्या थे, सबको पता है, प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है, इनका संबंध जो है ग्वालियर से था। ये रीवा के राजा थे जयचंद्र। ठीक है, रीवा के राजा जो जयचंद्र थे उनके यहाँ संगीतकार थे, वहाँ पे जो है इनको तानसेनी की उपाधि दी हुई थी, मिली हुई थी। ठीक है, अकबर ने भी इन्हें एक उपाधि थी। अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? अकबर ने इन्हें मियाँ के नाम से पुकारा था, तो इनको मियाँ की उपाधि मिली थी, अकबर द्वारा दी गई थी। ठीक है, और कौन थे? मिर्जा अजीज कोका जी थे। मिर्जा अजीज कोका की बात करें तो इनको आप लोग कोकल ताश के नाम से भी जानते होंगे, कोकल ताश के नाम से। ठीक है, ये कौन थे? अकबर के सौतेले भाई थे, इसलिए नवरत्नों में शामिल थे, कोई विशेष काम नहीं किया था इन्होंने। और थे आपके फकीर अजीजुद्दीन, ये अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ठीक है, तो ये आपके हो गए अकबर के नवरत्न। और यहाँ पे हमारे सारे जो है 10 प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने सारे प्रश्न कर लिए होंगे, और जिनको जो नहीं आता होगा उसको उन लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, इस उम्मीद के साथ में कि मैं कुछ आप लोगों के लिए अच्छा ले आ सकूं, जिसे आप लोग देखकर अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें। थैंक यू।